नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉज स्टेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमें पता है, लेबर जो सब्जेक्ट है दैट फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द 7th शेड्यूल। जो भारत का संविधान है उसके 7th शेड्यूल में लेबर सब्जेक्ट फॉल करता है। दैट मीन्स बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू मेक लॉज एंड लेजिस्लेचर ओवर द लेबर सब्जेक्ट। लेबर को जो सब्जेक्ट है उस पर स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लॉज बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने लॉज बना सकती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए देयर वर मोर देन 100 स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेशन है जो लेबर के एस्पेक्ट को डील करते थे। तो उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था क्योंकि किसी लेबर लॉ के अंदर वर्कर की डेफिनेशन क्या है, किसी में इस्टेब्लिशमेंट कवर होता है, किसी में नहीं होता। तो इन सब को ध्यान रखते हुए सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो 2002 के अंदर बना था, सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर कब बना था? 2002 में सेकंड नेशनल। इसने जो रिकमेंडेशन दी थी उसके अंदर ये था कि जो पुराने एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है दे हैव इनकंसिस्टेंट डेफिनेशन एंड दे हैव आर्काइक प्रोविजन। जो पुराने प्रोविजन है जो आज की डेट में आउटडेटेड हो चुके हैं, इस टाइप के प्रोविजन है। तो इसलिए ईज ऑफ कंप्लायंस भी नहीं होता, जो एम्प्लॉयर है वो इसको कंप्लाई नहीं कर पाते, और यूनिफॉर्मिटी नहीं है लेबर लॉज में। टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इनटू द लेबर लॉज, द सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर recommended that all the labor laws are to be consolidated into various codes, various groups। तो उसको ध्यान रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ऑलरेडी मोर देन 30 अप्रोक्सीमेटली 44 जो लेबर प्रोविजंस थे, लेबर लॉज थे, उनको 4 लेबर कोड्स में, 4 लेबर कोड के अंदर अमेलगमेट कर दिया और इसको रिपील करके नए कोड ऑन वेजेस के लॉ बना दिए। जैसे कोड ऑन वेजेस है, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन है या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है एंड OSH कोड है। OSH मीन्स कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। तो ये 4 कोड के अंदर जो भी एग्जिस्टिंग लेबर लॉज थे उनको अमलगमेट कर दिया टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी। आज हम ना सैलेंट फीचर ऑफ कोड ऑन वेजेस 2019 देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट फीचर है कोड ऑन वेजेस 2019 के, सबसे पहला जो कोड पास किया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो था कोड ऑन वेजेस 2019। ये कोड ऑन वेजेस 2019 क्या इंश्योर करता है? मिनिमम वेजेस, कि वर्कर्स को मिनिमम वेजेस दिया जाए। कोड ऑन वेजेस 2019 एंश्योर्स मिनिमम वेजेस अलोंग विद टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस टू ऑल द एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्टर एंड वेज सीलिंग। मतलब क्या रिमूव कर दिया गया, क्या रिपील कर दिया गया? सेक्टर और वेज सीलिंग। जो पहले के लॉज थे उसके अंदर कुछ स्पेसिफाइड सेक्टर दिए गए थे जिनको हम बोलते हैं शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, स्वीपिंग क्लीनिंग शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में था, वॉच एंड वार्ड सर्विसेज था, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी। वो सब कुछ सेक्टर्स नोटिफाई किए गए थे जिनकी मिनिमम वेजेस डिसाइड करता था जो गवर्नमेंट होती थी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। बाकी सब सेक्टर्स की मिनिमम वेजेस डिसाइड नहीं हो पाती थी। जैसे कि देखा जाए डेटा एंट्री ऑपरेटर उस टाइम के 1947-48 के अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर वर नॉट इन दैट एरा, तो उन लोगों की मिनिमम वेज डिसाइड नहीं होती थी। ऐसे ही किसी एक्ट है जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस में वेज सीलिंग डिसाइड की गई थी कि इस वेज सीलिंग से नीचे के वर्कर्स हैं उनके लिए ही पेमेंट ऑफ वेजेस के प्रोविजन लगेंगे या मिनिमम वेजेस में पेमेंट ऑफ बोनस के प्रोविजन लगेंगे। बाकी इससे ऊपर अगर कोई वर्कर की सैलरी है, इससे ऊपर किसी वर्कर की वेजेस है, उनके लिए ये प्रोविजन नहीं लगेंगे। तो इन कोड ऑन वेजेस 2019 ने क्या किया? ये 2 चीजें हैं, सेक्टर और वेज सीलिंग, इसको रिमूव कर दिया, रिपील कर दिया इस चीज को। तो many unorganized sector workers like agriculture workers, painters, person working in restaurant and dhabas, data entry operators, etc., who were out of the ambit of minimum wages have been provided legislative protection under the minimum wage under this code।
जैसे मैंने बताया था कि डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं जो ढाबा के अंदर काम करते हैं वर्कर्स, या फिर किसी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में पेंटर्स हैं, जो पहले मिनिमम वेजेस के एम्बिट से बाहर थे। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के एम्बिट से बाहर थे। कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 के अंदर वो सब इसके एम्बिट में आ गए, एंड द लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन ऑफ मिनिमम वेजेस हैव बीन प्रोवाइडेड टू दीज वर्कर्स ऑल्सो। तो दिस कोड रेशनलाइजेज, अमलगमेट्स एंड सिंप्लीफाइज। क्या है? रेशनलाइजेज, अमलगमेट्स एंड सिंप्लीफाइज the provision of 4 existing labor laws. First one is the Payment of Wages Act 1936, second is Minimum Wages Act 1948, third is Payment of Bonus Act 1965 and fourth is Equal Remuneration Act 1976. जो ये 4 कोड हैं, PW Act, MW Act, PB Act and ER Act, ये इनके जो भी प्रोविजंस हैं उनको रेशनलाइज कर दिया, यूनिफॉर्मिटी लेके आया डेफिनेशन में, सिंप्लीफाइज कर दिया, और इन 4 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज को कोड ऑन वेजेस 2019 इसका पार्ट बना दिया, इसको अमलगमेट कर दिया। द प्रेजेंट प्रोविजन ऑफ वेज सीलिंग्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट हैज बीन रिपील्ड एंड नाउ द प्रोविजन ऑफ वेज कोड वुड एंश्योर राइट टू सस्टेनेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट टू सस्टेनेंस। पहले के जो लेबर लॉज थे उनके अंदर राइट टू सस्टेनेंस नहीं दिया गया था फॉर एवरी वर्कर, एंड द लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन ऑफ मिनिमम वेज विल इंक्रीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग 40% टू 100% ऑफ द वर्कफोर्स। मतलब जो पहले शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आते थे, जैसे कुछ ही वर्कर्स थे जो मिनिमम वेजेज एक्ट के प्रोविजन के अंदर आते थे, जैसे स्वीपिंग, क्लीनिंग, वॉच एंड वार्ड जो मैंने बताया, विद आर्म्स, विदाउट आर्म्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है। और वेज सीलिंग थी कि अगर आपकी सैलरी सिर्फ 14,000 रुपये है या बाद में 21,000 रुपये है तो ही आप इस एक्ट के प्रोविजन के अंदर आएंगे। अगर 14,001 भी हो जाती है तो आप इसके प्रोविजन से बाहर हो जाएंगे। तो ये एक वेज सीलिंग्स डिसाइड की गई थी फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट्स। लेकिन इस एक्ट के अंदर वेज सीलिंग और शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों जो लिमिटेशंस थी वो दोनों रिपील कर दी गई हैं, हटा दी गई हैं, और अब हर वर्कर को राइट टू सस्टेनेंस है हर वर्कर के लिए। और इससे जो पहले 40% ही वर्कफोर्स लेबर लॉज के एम्बिट में आती थी, अब वो बढ़ के 100% ऑफ द वर्कफोर्स हो जाएगी। देयर वर मल्टीपल डेफिनेशन फॉर वेजेज एंड वर्कर। मैंने बताया कि बहुत सारी अलग अलग कोड्स, अलग अलग लॉज में अलग अलग डेफिनेशन थी। किसी लॉज में एक वर्कर अगर 14,000 कमा रहा है तो वो वर्कर कंसिडर होता था, किसी में 21,000 कमा रहा है तो वो वर्कर कंसिडर होता था, किसी में 9,000 कमा रहा है तो वो वर्कर कंसिडर होता था, उससे ज़्यादा कमा रहा है तो उसके प्रोविजन से बाहर हो जाता था। तो मतलब ऐसे नॉन यूनिफॉर्मिटी थी कि एक वर्कर को एक एक्ट के प्रोविजंस मिल रहे हैं जबकि दूसरे के नहीं मिल रहे। किसी को पेमेंट ऑफ वेजेस के एम्बिट में आ रहा है बट पेमेंट ऑफ बोनस के अंदर नहीं आ रहा, या इक्वल रिम्यूनरेशन के अंदर नहीं आ रहा, या मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर नहीं आ रहा। तो देयर वर मल्टीपल डेफिनेशन फॉर वेजेस, ऑल्सो फॉर वर्कर्स, ऑल्सो फॉर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ऑल्सो फॉर एस्टेब्लिशमेंट, हर चीज में इन डिफरेंट लेबर लेजिस्लेशन, लीडिंग टू कंफ्यूजन, लिटिगेशन एंड डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटेशन बाय द एनफोर्समेंट एजेंसी। जो CIRM की एनफोर्समेंट एजेंसी होती है, लेबर कमिश्नर ऑफिस होता है, उसके लिए बड़ी ही डिफिकल्टी होती थी कि वो एक इस्टेब्लिशमेंट में इंस्पेक्शन पे जाते, वहाँ पे अगर वो वर्कर्स मिला है तो उनकी अगर वेजेस का देखते या उनकी डेफिनेशन देखते, किसी एक्ट के अंदर तो वो कवर हो जाता, किसी में नहीं हो पाता। तो एक वर्कर के लिए ओवरऑल जो बेनिफिशियल लेजिस्लेशंस थे वो नहीं मिल पाते थे। तो दीज डेफिनेशन हैव बीन सिंप्लीफाइड लीडिंग टू यूनिफॉर्मिटी। अब क्या कर दिया, वर्कर की एक ही डेफिनेशन है, वो चाहे किसी एक्ट में जाए, वो डेफिनेशन के अंदर अगर वो वर्कर कवर होता है तो he will be given the provisions of Code on Wages Act 2019. ठीक है। The employees getting monthly salary shall get the salary by 7th of next month. अगर किसी को मंथली बेसिस पे रखा हुआ है तो उसको 7 तारीख से पहले, 7th of next month, 7 तारीख से पहले पहले उसके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट करनी होगी। दोज ऑन वीकली बेसिस बाय द लास्ट डे ऑफ द वीक। मतलब अगर वीकली बेसिस है, मंडे टू संडे है या सैटरडे है, मंडे टू सैटरडे है तो सैटरडे शाम को 6 बजे अगर उसका टाइम होता है तो
6 बजे से पहले पहले उसको सैलरी दी जाएगी। अगर डेली बेसिस पे रखा हुआ है, भाई हर रोज के बेस पे डेली बेसिस पे है, तो सेम डे उसको सैलरी दी जाएगी। तो दीज आर प्रोविजंस की वर्कर्स को सैलरी किस दिन मिलेगी। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि लेबर एक्ट मैंने बताया ना 7th शेड्यूल के अंदर है और कॉन्करेंट लिस्ट में है, कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो दे विल कॉन्स्टिट्यूट देयर एडवाइजरी बोर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयड शुड बी इन इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अगर 5 रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर्स के हैं तो 5 ही एम्प्लॉयज के होंगे। देयर शुड बी इंडिपेंडेंट पर्सन्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलके बनाएंगी, और उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव होंगे एम्प्लॉयर साइड से, एम्प्लॉयज साइड से, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंट पर्सन। इसमें एक जेंडर इक्वेलिटी के लिए बहुत अच्छा प्रोविजन दिया गया है कि 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स शैल बी विमेन। विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, जेंडर इक्वेलिटी के लिए, अगर कोई भी एडवाइजरी बोर्ड बनता है तो उसके अगर मान लो 6 एम्प्लॉयर साइड से 6 लोग आते हैं तो उनमें से 1/3 मेंबर शुड बी विमेन। सेम एम्प्लॉयज साइड से अगर 6 लोग आते हैं तो 2 विमेन होनी चाहिए मिनिमम, उससे ज़्यादा हो सकती हैं बट एटलीस्ट 1/3 शुड बी विमेन। और ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का भी है। तो इनके अंदर जेंडर बायस को मिनिमाइज किया गया है और विमेन को अपलिफ्टमेंट के लिए भी प्रोविजन दिए गए हैं कोड ऑन वेजेस 2019 के अंदर। द बोर्ड विल एडवाइज द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ऑन वेरियस इश्यूज। जो बोर्ड हो गए, एडवाइजरी बोर्ड्स बनाए जाएंगे, वो जिस गवर्नमेंट के लिए बनाया गया है, जिस स्टेट गवर्नमेंट के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, तो वो डिफरेंट इश्यूज विच कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ दिस कोड्स, उस पे अपनी राय देंगे, एडवाइस करेंगे। जैसे फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस, एक टाइम लिमिट दी जाएगी, उसके बाद मिनिमम वेजेस का रिवीजन करना है, फिक्स करनी है, भाई इस कैटेगरी के लिए ये मिनिमम वेज होने चाहिए, तो फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन, मान लो किसी सेक्टर के अंदर वीमेन्स आर नॉट इक्वली पार्टिसिपेटेड, तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने के लिए कुछ राय एडवाइस दिए जाएंगे, एडवाइजरीज इश्यू की जाएंगी। एंड एनी अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द प्रोविजन ऑफ कोड ऑन वेजेस 2019 से कोई और मैटर भी है जिससे रिलेटेड एडवाइस होना चाहिए, तो वो बोर्ड रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को एडवाइस करेगा और वो उसी के ऊपर नोटिफिकेशन निकालेंगे, गैजेट नोटिफिकेशन निकालेंगे या फिर अमेंडमेंट करेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल फिक्स ए फ्लोर वेज। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आ गया फ्लोर वेज का, टेकिंग इनटू अकाउंट लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर्स। फर्दर इट में सेट डिफरेंट फ्लोर वेजेस फॉर डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज, टेकिंग एडवाइस फ्रॉम एडवाइजरी बोर्ड्स एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक मिनिमम फ्लोर वेज डिसाइड कर देगी। अभी क्या है, हर मान लो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक वर्कर अगर काम करता है एज एन कंस्ट्रक्शन वर्कर लगा लीजिए, अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करता है तो उसके लिए एक टाइप की वेज है। अगर दिल्ली के अंदर है उसके लिए दूसरे टाइप की वेज है, यूपी के अंदर है उसके लिए तीसरे वेज अलग है। तो अलग अलग वेजेस हैं, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। सिमिलर टाइप ऑफ जॉब है, सिमिलर टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके लिए किसी स्टेट में कम वेज है, किसी में ज़्यादा वेज है, तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अभी क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विल फिक्स ए फ्लोर वेज, कि ये एक फ्लोर वेज डिसाइड कर देगी। इस मान लो x रुपीज़ डिसाइड कर दी कि इस सेक्टर के लिए x रुपीज़ इज द फ्लोर वेज। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी और जो है किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट उससे नीचे उस सेक्टर के लिए वेजेस डिसाइड नहीं करेगी। मान लो किसी के लिए x रुपीज़ डिसाइड कर दिया तो उससे ऊपर डिसाइड कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, बट उससे नीचे नहीं हो सकते। मान लो किसी में 18,000 डिसाइड कर दिया, मान लीजिए स्वीपिंग क्लीनिंग में, तो स्टेट गवर्नमेंट 20,000 दे सकती है पर मंथ, 22 डिसाइड कर सकती है, 25 डिसाइड कर सकती है, बट 17,999 भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया गया है फ्लोर वेज का, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर्स। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का तो कंसेप्ट ही खत्म कर दिया, मतलब मिनिमम वेज विल बी गारंटीड टू एवरी वर्कमैन
वर्किंग इन दिस कंट्री, तो और विद अलोंग विद द प्रोविजन ऑफ फ्लोर वेज, ठीक है। और जो फ्लोर वेज डिसाइड होगी वो उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को देखते हुए डिसाइड होगी, टेकिंग इनटू अकाउंट द लिविंग स्टैंडर्ड एंड ज्योग्राफिकल एरियाज, कि किस एरिया में मान लो पहाड़ों के एरिया हैं या फिर सी बेस्ड एरिया हैं या किसी, तो उसकी कंडीशंस क्या हैं, कितने रुपए में गुजारा होता है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स में के लिए कितना पैसा चाहिए, तो वो सब फ्लोर वेज डिसाइड करने के लिए लिविंग स्टैंडर्ड और उनके ज्योग्राफिकल एरियाज को देखते हुए जो एडवाइजरी बोर्ड है उनसे एडवाइस लिया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट से एडवाइस लेके फिर फ्लोर वेज डिसाइड की जाएगी। द मिनिमम वेज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मस्ट बी हायर देन द फ्लोर वेज, मस्ट बी हायर मतलब फ्लोर वेज से नीचे कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेज डिसाइड नहीं कर सकती, इट हैज टू बी हायर देन द फ्लोर वेज। इन केस एग्जिस्टिंग मिनिमम वेज इज फॉर एनी ऑफ द गवर्नमेंट इज हायर देन द फ्लोर वेज, दे कैन नॉट रिड्यूस इज। मान लो आज डिसाइड कर देती है 10,000 रुपीज किसी सेक्टर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्लोर वेज डिसाइड कर देती है, बट फ्लोर वेज डिसाइड कर देती है मान लो किसी काम के लिए, क्लीनिंग के लिए, और अगर मान लो किसी कोलकाता के अंदर, कोलकाता स्टेट वेस्ट बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर अगर 15,000 उसका वो है मिनिमम वेज है क्लीनिंग के लिए, तो ऐसा नहीं है कि कोलकाता या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उसको घटा के 10,000 ले आएगी, ठीक है। अगर किसी की मिनिमम वेज पहले से ही डिसाइडेड है एंड दैट इज हायर देन द फ्लोर वेज, दे कैन नॉट रिड्यूस इट, वो उसको घटा नहीं सकते, लुकिंग इनटू द फ्लोर वेज कॉन्सेप्ट। एंड द मिनिमम वेज फिक्सेशन वुड प्राइमरली बी बेस्ड ऑन ज्योग्राफी एंड स्किल्स, कि क्या काम कर रहा है बंदा उसके लिए और किस एरिया में काम कर रहा है। मतलब एक मान लो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, तो उसके लिए क्या स्किल्स चाहिए, विद आर्म्स, विदाउट आर्म्स, मतलब उसको आर्म्स चलाने का एक वो एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसके लिए विद आर्म्स के लिए स्किल्स चाहिए, तो उसके लिए अलग वेज डिसाइड होगी, विदाउट आर्म्स के लिए अलग डिसाइड होगी। किस ज्योग्राफी में काम कर रहा है, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम कर रहा है, रूरल एरिया में काम कर रहा है, हिली टेरेंस में काम कर रहा है, तो ये सब देखते हुए मिनिमम वेज का फिक्सेशन होगा। और जैसे ही ये फ्लोर वेज और मिनिमम वेज कोड ऑन वेजेस के अंदर आएंगे, इट विल रिड्यूस द नंबर इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ मिनिमम वेजेस अराउंड 2,000 प्रेजेंटली। अभी ना वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के इतनी मल्टीप्लिसिटी है मिनिमम वेज की, 2,000 मिनिमम वेज डिसाइड होते हैं, बट जैसे ये कॉन्सेप्ट होगा उसके बाद इनकी मल्टीप्लिसिटी ऑफ मिनिमम वेज रिड्यूस हो जाएगी और एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी मिनिमम वेज फिक्सेशन में based on geography and skills. The minimum wage will be revised and reviewed by the central or state government at an interval of not more than 5 years. हर 5 साल के बाद जो मिनिमम वेज डिसाइड की गई है that will be reviewed and revised if necessary after taking into account factors such as skill of workers, difficulty of work, skill of workers and difficulty of work. तो जो मिनिमम वेज है वो हर 5 साल के बाद रिवाइज की जाएगी कि भाई इस काम के लिए कितनी स्किल चाहिए है, क्या डिफिकल्टी है, क्या ज्योग्राफिकल एरियाज है, इन सब को देखते हुए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट वट एवर दे विल रिव्यू वेदर दिस वेज इज सफिशिएंट फॉर द वर्कर्स और नॉट एंड इट विल बी रिवाइज्ड एज पर नीड फॉर कंड्यूसिव एनफोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज विद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मैनी चेंजेज इन इंस्पेक्शन रिजिम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस। जो इंस्पेक्शन रिजीम है, इंस्पेक्टोरेट इंस्पेक्शन कंडक्ट करती है एम्प्लॉयर्स का टू फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज, उसके अंदर भी काफ़ी चेंजेस लेके आए गए हैं, जैसे कि कंप्यूटराइज्ड इंस्पेक्शन स्कीम, ज्यूरिसडिक्शन फ्री इंस्पेक्शन, कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली फॉर इंस्पेक्शन और कंपोजिशन ऑफ फाइन्स एक्सेट्रा। मतलब पोर्टल्स बनाए गए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का श्रम सुविधा पोर्टल है, SHRAM सुविधा पोर्टल, ये श्रम सुविधा पोर्टल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है। तो ये CLC ऑर्गेनाइजेशन, PF ऑर्गेनाइजेशन, ESIC ऑर्गेनाइजेशन सभी के लिए एक यूनिफाइड पोर्टल बनाया गया है, श्रम सुविधा पोर्टल, www.shramsuvidha.gov.in। श्रम सुविधा पोर्टल, उसमें क्या होता है, इंस्पेक्शन असाइनमेंट किए जाते हैं थ्रू जो मशीनरी होती है, जो भी अपॉइंटिंग मशीनरी है, जो हायर अथॉरिटीज होती हैं,
तो वो जैसे CIRM है या PF कमिश्नरेट है, वो सब कंप्यूटराइज्ड इंस्पेक्शन लगाते हैं। इंस्पेक्टर्स को पहले पता नहीं होता कि आपको किसका इंस्पेक्शन करना है, बेस्ड ऑन सम इनपुट्स, बेस्ड ऑन सम रैंडम इंस्पेक्शन। तो पहले ये होता था कि जहां मन किया एक इंस्पेक्टर चला गया, इंस्पेक्शन कर लिया, बट नाउ दीज आर रैंडम कंप्यूटराइज्ड इंस्पेक्शन स्कीम। आपको मॉर्निंग के अंदर एक ईमेल आएगा और आपके पोर्टल के ऊपर डिसाइड हो जाता है कि आज आपको ये इंस्पेक्शन करना है एंड यू विल हैव टू सबमिट द रिपोर्ट विद इन 48 आवर्स। तो ये कंप्यूटराइज्ड इंस्पेक्शन स्कीम है टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड टू रिमूव द इंस्पेक्टर राज। फिर क्या है, जुरिस्डिक्शन फ्री इंस्पेक्शन है। पहले क्या होता है, एक एरिया डिसाइड किया जाता था कि सच एंड सच एरिया बिलोंग्स टू दिस इंस्पेक्टर, तो वहां पे कोई दूसरा बंदा इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। अभी जुरिस्डिक्शन फ्री इंस्पेक्शन कर दिए जाएंगे। कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली फॉर इंस्पेक्शन, कि वहां पे विजिट करने की बजाय एक इंस्पेक्टर है वो ऑनलाइन या ईमेल से या कैसे भी करके इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन मंगवा लेगा। कंपोजिशन ऑफ फाइन्स एटसेट्रा। द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ क्लेम्स। जो क्लेम्स हैं, क्लेम्स क्या होता है कि किसी को मिनिमम वेज नहीं मिली, पैसा मिला नहीं या कम मिला या बोनस नहीं मिला या इक्वल रिम्यूनरेशन नहीं मिली, तो उसको फाइल अथॉरिटी के सामने फाइल करने का पीरियड होता है। जैसे कि पहले जो मिनिमम वेज एक्ट है कि किसी को मिनिमम वेज नहीं मिली, किसी को 100 रुपये मिलने चाहिए थे लेकिन रुपये मिले 70, तो 30 रुपये बन गया क्लेम। तो वो 30 रुपये के लिए ना किसी अथॉरिटी पे जाता था, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में होता था तो RLC, रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल। जो ALC प्रमोट होते हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल, वो प्रमोट होके रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल बनते हैं। तो RLC अथॉरिटी होता था, MW के अंदर अथॉरिटी होता है मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है, आपको 6 मंथ के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर क्लेम फाइल करना है बिफोर द अथॉरिटी। क्लेम फाइल करना है बिफोर द अथॉरिटी, बिफोर रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल। 6 महीने निकल जाते हैं तो डिले कंडोनेशन लगाता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द अथॉरिटी टू एक्सेप्ट इट और नॉट। तो वो अथॉरिटी का प्रेरोगेटिव हो जाता है कि मैं इस क्लेम को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। तो लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ क्लेम हैज बीन देयर टू 3 years फॉर मिनिमम वेजेस, बोनस एंड ER। 3 साल कर दिया कि अगर आपको पैसा नहीं मिलता है, आपको पता नहीं है, ड्यू टू वट एवर रीजन आपको पता नहीं है, आप उस एरिया में रहते नहीं है या आपको टाइम लग गया, तो आप 3 साल के अंदर अंदर आपका क्लेम फाइल कर सकते हैं बिफोर द अथॉरिटी। वट एवर अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी ऑफिसर हैं, अथॉरिटी हैं, उनके सामने 3 साल तक क्लेम फाइल कर सकते हैं। तो द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ क्लेम हैज बीन देयर टू 3 years एज अगेंस्ट एग्जिस्टिंग वेरियस पीरियड्स लाइक 6 months to 2 years। जैसे किसी में 6 महीने है, किसी में 2 साल है, तो अब इनको यूनिफॉर्म कर दिया कि कोई भी क्लेम हो 3 साल के अंदर अंदर आप फाइल कर सकते हैं। एंड 3 years इज अ सफिशिएंट टू फाइल टाइम टू फाइल द क्लेम। यूनिफाइड एंड सिंगल टेम्पलेट ऑफ रजिस्टर, रिटर्न्स, फॉर्म्स एटसेट्रा विल बी फाइल्ड एंड मेंटेन इलेक्ट्रॉनिकली बाय द एस्टेब्लिशमेंट। अभी क्या है, मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं। पुराने जो एक्ट्स हैं उसके अंदर मल्टीपल रजिस्टर हैं। मान लो किसी के अंदर वेजेस का कोई रजिस्टर है, किसी के अंदर वेज कम अटेंडेंस रजिस्टर है, किसी में क्या मस्टर रोल कम अटेंडेंस रजिस्टर है, ठीक है, किसी में फाइन्स और एडवांसेस का रजिस्टर है, एडवांसेस एंड फाइन्स का रजिस्टर है, ठीक है, किसी में बोनस रजिस्टर है। मतलब अलग अलग टाइप के रिटर्न्स हैं, रजिस्टर हैं। फिर उनकी रिटर्न, कोई रिटर्न 6 महीने में भरनी पड़ती है एनुअल रिटर्न, किसी को 1 साल में एनुअल रिटर्न भरनी पड़ती है। तो ये अभी इन सबको अलग अलग रिटर्न्स, अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग रजिस्टर, इन सबको यूनिफाइड कर दिया गया है फॉर ईज ऑफ कंप्लायंस। की एक एम्प्लॉयर है वो अपने काम के साथ साथ कंप्लायंस को भी इजी वे में किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ऐसे ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए यूनिफाइड एंड सिंगल टेम्पलेट ऑफ रिटर्न्स, रजिस्टर एंड फॉर्म। जैसे यूनिफाइड एनुअल रिटर्न है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने 2017 के अराउंड यूनिफाइड एनुअल रिटर्न एक एक्ट बनाया था फॉर ईज ऑफ कंप्लायंस अंडर वेरियस लेबर लॉज। उसके अंदर यूनिफाइड एनुअल रिटर्न कर दी थी कि आपको एक सिंगल रिटर्न भरनी पड़ती है
वो किसी भी वेज लॉज में, लेबर लॉज में आप अगर आपके ऊपर MW एप्लीकेबल है, PB बोनस एक्ट एप्लीकेबल है, पेमेंट ऑफ वेजेस एप्लीकेबल है, ग्रेट्युटी एप्लीकेबल है, जो भी एक्ट आपकी एस्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल है, आप उसकी यूनिफाइड एनुअल रिटर्न भर दो। यूनिफाइड एनुअल रिटर्न का टाइम रहता है फॉर एवरी एनुअल ईयर, जो अपना 1 जनवरी ऑफ वट एवर ईयर टू 31 दिसंबर ऑफ दैट ईयर, इतने टाइम की, ये फाइनेंशियल ईयर नहीं होता, नॉर्मल ईयर की रिटर्न आप भर सकते हैं बिफोर 1 फरवरी नेक्स्ट ईयर। मतलब आपको 2 महीने का टाइम दिया जाता है 1 फरवरी नेक्स्ट ईयर। मतलब अभी मान लो, अभी जो आज के दिन देखते हैं, मान लो एक इस्टेब्लिशमेंट को 1 जनवरी 2022 टू 31 दिसंबर 2022 की यूनिफाइड एनुअल रिटर्न भरनी होगी 1 फरवरी 2023 तक। और ये यूनिफाइड एनुअल रिटर्न अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के परव्यू में आती है, तो returns.shramsuvidha.gov.in इसके ऊपर जाके फाइल कर सकते हैं। मतलब श्रम सुविधा पोर्टल पे ही जाके फाइल कर सकते हैं सिंगल रिटर्न। तो ये ईज ऑफ कंप्लायंस फॉर दी एम्प्लॉयर के अंडर आ जाता है। वेजेज विल बी पेड इन कॉइन्स, करेंसी नोट्स, बाय चेक, बाय क्रेडिटिंग इनटू द बैंक अकाउंट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। पहले क्या होता था, कॉइन, करेंसी नोट, चेक, ये 3 होते थे, क्योंकि ये RTGS, NEFT, IMPS, भीम, ये जो नए पेमेंट एवेन्यूज आए हैं ये उस टाइम पे नहीं थे। तो अभी क्या है, इनको भी ऐड कर दिया है कोड ऑन वेजेस में। तो वेजेस विल बी पेड इन कॉइन्स, करेंसी नोट्स, बाय चेक, बाय क्रेडिटिंग इनटू द बैंक डायरेक्ट बैंक अकाउंट ऑफ द वर्कर और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड लाइक RTGS, NEFT, IMPS, भीम, UPI, whatever। तो जो भी हो, अल्टीमेटली अकाउंट में पैसा जाना है वर्कर्स के। आप किसी भी चीज को यूज कर सकते हो और उसकी ट्रांजैक्शन आप, अगर अथॉरिटीज आपसे मांगती हैं, एनफोर्समेंट अथॉरिटीज, उनको शो कर सकते हो। तो अब जो पेनल्टीज है वो देखते हैं इस कोड के अंदर क्या है। द कोड स्पेसिफाइज पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बाय एन एम्प्लॉयर सच एज पेइंग लेस देन द ड्यू वेजेस। मतलब अगर 100 रुपये किसी की वेज है, आप 80 देते हो, तो इसके अंदर स्पेसिफाई किया गया है कि पेइंग लेस देन दी ड्यू वेजेस के अंदर क्या पेनल्टी है। फॉर कॉन्ट्रावेनिंग एनी प्रोविजन ऑफ द कोड विद पेनल्टीज वेरिंग डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑफेंस, with maximum penalty being imprisonment for 3 months along with a fine up to ₹1 lakh। क्योंकि पहले मॉनेटरी फाइन कम था, अभी उसको बढ़ा के 1 लाख फाइन कर दिया गया है, और imprisonment for 3 months। and the burden of proof for non payment, wages हो चाहे बोनस हो, the burden of proof for non payment lies on employer। कि आपको प्रूव करना पड़ेगा। जैसे एक वर्कर शिकायत लेके आता है कि जी मेरे को बोनस नहीं मिला या मेरे को वेजेस नहीं मिले, तो उसको प्रूव नहीं करना पड़ेगा जो कंप्लेनेंट है या वर्कर है। इसका बर्डन ऑफ प्रूफ जाएगा एम्प्लॉयर पे। ये नया पॉइंट इसके अंदर कोड ऑन वेजेस 2019 के अंदर डाला गया है। और इट प्रोवाइड्स फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस विच आर नॉट पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। जो जिस प्रोविजन में कोड के इम्प्रिजनमेंट नहीं है, सिर्फ मॉनेटरी फाइन है, तो उसको कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कर दिया। पहले सारे लेबर लॉज नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंस थे, सभी नॉन कंपाउंडिंग थे, मींस इनके बीच में कोई सुलह समझौता या नहीं हो सकता था। अभी क्या कर दिया है, इनको कंपाउंडिंग ऑफेंस बना दिया है फॉर ईज ऑफ कंप्लायंस, कि इम्प्रिजनमेंट ना हो। तो जिस प्रोविजन में इम्प्रिजनमेंट नहीं है फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दैट प्रोविजन, मींस सिर्फ मॉनेटरी फाइन है, पेनल्टीज हैं, उसके लिए कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस ऑफिसर बना दिए जाएंगे जो कंपाउंडिंग करवाएंगे। तो ये क्या थे, एक्सेलेंट फीचर समरी देखी हमने कोड ऑन वेजेस 2019 की। इसके डिटेल्ड और सेक्शन बाय सेक्शन डिस्कशन होगा कोड ऑन वेजेस का, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में सेक्शन बाय सेक्शन सभी की डेफिनेशन देखेंगे, सभी प्रोविजंस देखेंगे। दैट विल बी अ लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियो। तो वो आने वाली वीडियोस में हम कोड ऑन वेजेस और इस तरह सभी जो कोड्स हैं उनकी वीडियोस देखेंगे, दैट टू इन अ डिटेल्ड वे। तो आप लेबर लॉज स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।